नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, लगातार आतंकी हमलों में इजाफा हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और अभी भी एक जवान और शहीद हो गया है, वो घायल था। और जवान जो बलिदान दिए हैं वो 3 की तादाद हो चुकी है और 2 पोर्टर भी इसमें शहादत पा चुके हैं। लेकिन चिंता का विषय है कि लगातार यानी पिछले 1 सप्ताह में 4 वारदातें ऐसी हुई हैं। प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है और कल सेना पर हमला हुआ है। ये चिंता का विषय है। चिंता इसलिए है कि नई सरकार बनी है, एक लंबे अंतराल के बाद सरकार बनी है और उस सरकार के बनने के बाद ही ये लगातार हमले हो रहे, ये एक चिंता का विषय है। हमें राजनीति से ऊपर उठ करके इस चिंता पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना होगा और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना होगा, क्योंकि लगातार वो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं किसी हद तक शांति स्थापित करने में कामयाब थे। लेकिन अचानक ये जो बदलाव आया है, ये एक सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर आतंकवाद की घटनाओं में इजाफा क्यों हो रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि 1984 से लगातार मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से आतंकी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं जिस तन लागे उस तन जाने। यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहा करते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और आज इतने सख्त कठोर शब्दों में वो कहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने बिगड़ चुके हैं, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी इस तरीके की स्टेटमेंट या इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता है। पहले हम देखते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है। चौरासी में से मैं ये देख रहा हूँ, ये आतंकवाद बंद नहीं हो रहा है। अरूज पे था उस वक्त, हमारे कई साथी शहीद हो गए, मगर ये बंद नहीं हुआ और ये हर साल चल रहा है, यानी कि ये बंद हुआ है। और जो इसको चलाने वाले हैं वो आपको मालूम है, वो ये समझते हैं कि इससे कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देंगे। उस गलत फहमी में है। कश्मीर में 47 में फैसला कर लिया था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, और अगर वो समझते हैं कि इससे वो कुछ कर सकेंगे, वो सिर्फ अपनी बर्बादी और हमारी बर्बादी कर रहे हैं, मुसलमानों की सारी तबाही कर रहे हैं। उन्हें ये बंद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चलता रहेगा तो एक दिन आएगा जबकि ऐसी लड़ाई होगी जिसमें कुछ नहीं बचेगा। अगर ये वही चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जब पानी उस घड़े में भर जाएगा वो और नहीं बर्दाश्त करेगा तो असर वही होगा। उनको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है यूक्रेन में, उन्हें देखना चाहिए क्या हो रहा है शाम में, क्या हो रहा है ईरान पे आजकल, क्या हो रहा है फ़लस्तीन पे, क्या हो रहा है लेबनान में, और किस तरह बर्बादी हो रही है। क्या ये वही बर्बादी चाहते हैं? जो गरीबी है उसको और गरीब करना चाहते हैं। बंद करें, खुदा के वास्ते बंद करें इसको। किस तरह से ये बंद हो सकता है? ये तो जनाब जो ये चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, ये उनको सोचना चाहिए। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए इसको? ये वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, अभी देखा जाए तो मैक्सिमम जो मीटिंग्स होती है एलजी के साथ, या जिसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर देखें, मैक्सिमम उमर साहब को अभी तक उसमें शामिल नहीं किया गया, जिस पर तनकीद की जाती है। इस पर आपका देखिए सेना, एलजी जो है वही इस वक्त कमांडर है, सब उन्हीं के पास है। उमर साहब यहाँ नहीं थे जब इन्हें मीटिंग की थी, वो दिल्ली में। तो ये कहना कि उनको नहीं बुलाया, ये गलत बात है। अगर दूसरी दफ़ा ये मीटिंग बुलाएंगे उमर साहब ज़रूर होंगे, क्योंकि वज़ीर आला है। सर, आज जो प्रोटेस्ट हुआ इंजीनियर रशीद का, उसमें दरबार मुँह को लेकर बात की गई, तो आप किस बात की बात की गई? बहाली या श्रीनगर को मुस्तकिल सुना साहब, इंजीनियर रशीद का मेरे बारे में कुछ नहीं कहूँगा।
पे थोड़ा हालांकि इल्जाम वो क्या है वो नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है ये चीज़ें करके। सर जो- मुझे इसके बारे में कुछ कहने मत दिए। की बहाली की गई की बात की गई इसकी बात की गई दरबार मुंह की बहाली की बात की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस। भैया अल्लाह के वास्ते असेंबली मिलने दीजिए। असेंबली में आप खुद देखिएगा क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला। पहले ही आप जंपे मार रहे हैं, छलांगे मार रहे हो, किस लिए? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से पहले इलेक्शंस बड़े पीसफुल है, चाहे वो पार्लियामेंट्री असेंबली, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल चली, आफ्टर कंप्लीटिंग योर अमेंडमेंट्स विद द गवर्नमेंट, उसके बाद हमने देखा कि लगातार स्ट्राइकिंग। क्यों उससे पहले नहीं हुआ? क्या जम्मू में नहीं हुआ? सांबा में नहीं हुआ? वो रियासी में नहीं हुआ? क्यों आप कहते हैं कि आज ही हो रहा है? ये तो चलता जा रहा है, ये कभी बंद नहीं हुआ है। और ये समझे कि ये बंद हो रहा है, नहीं बंद हो रहा है। और करने वाले आपको पता है कौन है, उन्हें इसकी तरफ देखना चाहिए। आपको लगता है शिफ्ट हो रहा है अब जम्मू के बाद कश्मीर में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसमें भैया क्यों घबराते हो? हमले होते जाएंगे, हम भी इनका मुकाबला करते जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं। मैं कभी नहीं घबराया हूँ, डॉक्टर साहब मेरे वक्त में इतना इससे ज़्यादा था, मगर मैं कभी घबराया नहीं, मुकाबला किया। और इंशाल्लाह आगे में मुकाबला करेंगे, इनके दांत खट्टे करेंगे इंशाल्लाह, घबराइए मत। डॉक्टर साहब एक सवाल, क्योंकि सीएम साहब के दिल्ली दौरे को लेकर भी कई तरह के बयान सामने आए। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीधा सीधा चेताया है कि जो आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वो किसी के सगे नहीं है। और ख़ासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने 1947 में ही डिसाइड कर लिया था कि कश्मीर पाकिस्तान के पास से नहीं जाएगा। और जो लगातार कोशिश पाकिस्तान कर रहा है वो अपनी कोशिशों में पाकिस्तान कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। चर्चा शुरू करेंगे सोहित शर्मा जी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। सोहित जी आपका स्वागत है। अभिजीत जसरोटिया, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका स्वागत है। शाहिल शर्मा एक्सट्रीम लेफ्ट में कांग्रेस से हैं और सुरजीत मनास नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अभिजीत जी, अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सब कुछ एलजी के पास है, ये चलता रहेगा? आप तो ट्रायल क्लेम कर रहे हैं कि अमन हो गया है। देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो जी। जिन वीर जवानों ने आज पूरे देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात ये मेरी देश का फौज का वीर जवान है और मेरी देश का ये जवान है जिसको अपनी मौत के बाद, अपनी शहादत के बाद, जिसको केवल एक बात का अफसोस रह जाता है, वो ये कि मेरे पास एक ही जान थी, जो मातृभूमि, जो भारत माता, मैं तेरे लिए देश का, काश मेरे पास और जाने होती तो बार बार मैं तेरे ऊपर से निछावर कर देता। ये जज्बा है मेरी भारत की फौज का। और इसी जज्बे को लेकर हमें ये पूरी तरह से एक चीज़ को मान लेना चाहिए कि हम जितने लोग हैं यहाँ पर सुरक्षित हैं तो इसीलिए हैं कि बॉर्डर पर और बाकी जगहों पर मेरे भारत का वीर सैनिक बैठा है और वो हमेशा इन दुश्मन को जो है, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। और जिस तरह की घटनाएं अब घट रही हैं, इसका जवाब हम इनको अच्छी तरह से देने जाते हैं और इसका जवाब दिया भी जाएगा बहुत जल्दी इनको। रही बात जो स्टेटमेंट आज फारूक साहब ने दी है, सबसे बड़ी बात यही आती है कि मुझे लगता है कि आज इस पाकिस्तान को, इस नापाक मुल्क को, इस भूखे नंगे मुल्क को जो कटोरा लेके भीख मांगता है, इसके खिलाफ सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि इस पाकिस्तान को इसके नापाक मंसूबों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आज इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल ना की जाए, क्योंकि ये समय जो है वो ये देखने का है कि अभी तक क्या हुआ और आगे हम किस तरह से इस मुल्क को जो है सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी इन हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। इन्हें खैर उड़ी और बालाकोट जैसी स्ट्राइक कर कर सिखाया तो गया था इनको सबक, और अब एक ऐसा समय आ चुका है कि सबको इकट्ठे होकर इसी नापाक मुल्क के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। मना साहब, क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला को अब एहसास हो चुका है कि जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी ताकतें कहती थी कि पाकिस्तान से कतई बातचीत नहीं करनी चाहिए, कि वो मुल्क हमारा दुश्मन है? हमने बड़ा प्रयत्न किया, हमने यहाँ तक कहा कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जाते, लेकिन नापाक पाकिस्तान की नापाक हरकतें बदस्तूर जारी रही। जी मना साहब, जी जी। मिलिटेंसी की घटना कोई भी हो ना, उसको कंडेम किया जाए। कोई भी, चाहे वो देश का सैनिक शहीद होता है या देश का नागरिक शहीद होता है, उसको कंडेम करना चाहिए और बिल्कुल कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए। मैं आज कोई सियासत करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ,
मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते से आपने ही बताया है 4 घटनाएं होगी, और अगर आप उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तब भी घटना हो रही थी, मिलिटेंसी की घटना हो रही थी। मिलिटेंसी रुक नहीं रही है तो हमें, मैं पहले भी कहता हूँ कि हमें प्रॉब्लम ढूंढनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे, जो प्रॉब्लम है उसका हल किया जाना चाहिए, बातें नहीं। कहाँ पे हो सकता है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना क्या हिस्सा डाल सकती है, दूसरी पार्टियां क्या हिस्सा डाल सकती हैं। सियासत करने के दिन हो गए हैं, अब हमने काम करके दिखाना है, और जब काम करके दिखाना तो एक दूसरे को ब्लेम गेम नहीं करनी जी। ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए कि नहीं इसने किया है या उसने किया है। जो भी शहीद हुए हैं वो सिविलियन हुए हैं, वो हमारे देश के नागरिक थे। जो सैनिक हुए हैं हमारे देश के नागरिक। ये बात क्या है कि वो पिछले एक हफ्ते से मन्ना चार साहब, सवाल ये उठता है कि जब आप अपने मैनिफेस्टो में ये लिखते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर के मुस्तकबिल जिसको फ्यूचर कहा जाता है उसके लिए लाजमी है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। आप अगर मैनिफेस्टो में लिखते हो तो फिर इस तरह की ताकतों को मजबूती नहीं मिलेगी। आज तो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप मैनिफेस्टो में लिखते हो विनोद जी, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। जब 2 नेशन थ्योरी होने लगी थी ना जी, तो ये लोग, कश्मीर के लोग हो सकते पाकिस्तान की तरफ चल जाते, लेकिन उस वक्त शेख अब्दुल्ला साहब ने लाल चौक में बहुत बड़ी रैली की और उन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान के साथ जुड़ना है, हमने गांधी के भारत के साथ जुड़ना है, नेहरू के भारत के साथ जुड़ना है। सियासत नहीं करनी, हम सियासत कर रहे हैं हम आदमी, मुझे लगता है जी। पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत की बात की थी तो इसीलिए की थी कि हमारे लोग शहीद नहीं हो, हमारे देश का बच्चा कोई शहीद ना हो, किसी का घर नहीं उजड़े। एक करवा चौथ था, उस दिन एक आदमी जो है वहां पे सोनमर्ग में शहीद हो गया, उस घर में क्या गुजरी होगी हम समझ सकते शशि भूषण जी, क्या समझ सकते हैं, हमारे जम्मू का ही था। तो इसके ऊपर सियासत नहीं की जानी चाहिए। अगर पड़ोसियों के साथ बातचीत करके ये मसला हल हो सकता है तो इसमें हल करने में कोई क्या है, इसमें जी। ईगो किस लिए है, ये बात वो कहना चाहते थे। आज उन्होंने ये भी कहा अगर सख्ती करनी पड़ती है हम सख्ती करेंगे, हम डरेंगे नहीं। इस चीज को आपने अप्रिशिएट करना चाहिए जी, ठीक है ना। जी, तो ऐसी हमने सियासत नहीं करनी है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। कोई भी पार्टी इसको अप्रिशिएट नहीं करेगी। हर कोई चाहता है हमारे देश जो है वो सुरक्षित रहे, हमारे राज्य सुरक्षित रहे और यहाँ के नागरिक सुरक्षित रहे। चलिए साहिल जी, सवाल ये उठता है कि हमें राजनीति ना करते हुए हमें इस पर चिंतन करना है कि ये वक्त कैसे चुना गया है। जैसे ही सरकार बनती है उसके बाद ये हमले तेज हो जाते हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी आपको लगता है? विनोद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आज बात रखने का मौका दिया। और जो आज यहाँ डिबेट हो रही है, मैं जस्ट अभी ही चेक कर रहा था तो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि एक हमारा जवान जो है अभिषेक, हाँ, उसकी भी जो है मुझे लगता है कि 3 हो गए हाँ, टोटल शहादत हो गई है। तो बड़े गमगीन माहौल में जो है आज जो है ये डिबेट हो रही है। और मैं ये कहूँगा कि इसको हमें इससे भी नहीं जोड़ना चाहिए कि सरकार बनी, तो इस तरह से देखा जाए तो पीछे भी जब 3-4 महीने पहले सरकार बनी थी उस समय भी जो है लगातार, उस दिन भी जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे। लेकिन मैं आज जो है ठीक कहा हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि हर बात पर भी जो है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कुछ समय ऐसा होता है कि जहाँ जो है आपको एक स्टैंड लेकर देश की सरकार के साथ जो है वो खड़े होना होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये देश की सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है कि उनको अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील करना है। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार इस आतंकवाद को कुचलने के लिए कोई भी कदम उठाए, वो कैसा भी कदम हो, हम उस कदम के साथ हैं। हम पूरी तरह से जो है सरकार के साथ हैं। रोज़ शहादतें हो रही हैं, ठीक कहा आपने। रोज़ कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन हमें ये सुनने को ना मिले कि इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोई ना कोई शहादत नहीं हो रही है। इनको इस जो ये हिंसा का बीज है, मैं विनोद जी आपको बताऊं, इस हिंसा के बीज को जो है वो जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। जब तक हम इसे जो है वो जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है अपना जो है वो फन जो है वह उठाता रहेगा। और हम लोगों को भी, खास तौर से जो पॉलिटिकल जमात के लोग हैं, पॉलिटिकल डिबेट एक दूसरे पे राजनीतिक कटाक्ष, एक दूसरे की नीतियों पर कटाक्ष, वो तो चलता रहता है। वो तो हम आज नहीं कल करेंगे, अगले 5 साल भी जो है हम लोग राजनीति में, हमारा काम ही यही है। हम राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं तो हमारा काम है कि एक दूसरे की नीतियों के ऊपर उसकी आलोचना करना। बट कई क्षण ऐसे होते हैं, कई समय ऐसे होता है कि हर जब हम लोगों को जो है वो एक लाइन लेनी पड़ती है। और सही में ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर मैं जाऊँ, मैं डाटा लेकर बैठ जाऊँ तो उसका भी मुझे नहीं लगता कि आज इस डाटा की जो है कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि किसके समय में कितने गए। देश का जवान जा रहा है। आप सोचिए कि 18, 19, 20 साल का जवान
जब अपने घर से निकलता है इस देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, और वही जवान जब जो है तिरंगे में लिपटा हुआ जो है वो घर पे जाता है, तो उस घर पर जो है वो क्या बीतती है, सिवाय मुआवजे के या कुछ उनको मॉनेटरी बेनिफिट दे देना, उससे उस घर की जो कमी है वो कभी, जो मुझे लगता है कि वो कमी पूरी नहीं होती। क्योंकि मैं परसों देख रहा था, परसों उस माहौल को देख रहा था जब आदरणीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस शहीद के घर पे, जिसे वहाँ जो है सिविलियन को जो है वो मार दिया गया, जब उसके घर पे गए, मैंने उसकी पत्नी और उसकी बेटी के आंसुओं को देख रहा था, और मैं उस दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था कि पिछले कई सालों से इस जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान ने जो है वो प्रॉक्सी वार को जो है वो छेड़ कर रखा हुआ है, और पॉलिटिकल जमात के लोगों के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं विनोद जी, मुझे कोई इस पे जो है कहने से गुरेज नहीं, जहां देश की सुरक्षा की बात है, जहां देश के लिए एक लाइन लेने की जरूरत है, वहां हम सब लोगों को पॉलिटिकल कटाक्ष एक दूसरे से करने से बेहतर है कि हम लोग एक लाइन ले लें, और बिल्कुल चाहे वो मरकज की सरकार हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, इन सरकारों के साथ जो है हमें भी जो है वो खड़ा होना है। सरकार कोई भी कदम उठाए, मैं अभी फिलहाल आज के दिन इस बात पे नहीं जाऊंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की क्या शक्तियां हैं, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दायरे में क्या बात आ रही है, या लॉ एंड ऑर्डर किसी के पास, मैं उन किसी बात पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना यही कहूंगा कि जो कुछ हो सकता है इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, वो सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए, और ऐसा जवाब जो है इन लोगों को देना चाहिए जो जम्मू कश्मीर को जो है डिस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार कोई भी जो है फैसला करती है, हम उनमें उनके साथ। सुहेल जी, अब सवाल ये उठता है कि आप पर, यानी आपकी पार्टी पर ये इल्जामात लगते रहे कि आप अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों की हिमायत करते हैं, तो ऐसे में आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको भी अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। देखो विनोद जी, जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हमारी कोशिश तो यही रही कि हम जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज़ को उठाएं, और कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए। जहाँ तक आप राष्ट्र विरोधी अलगाववाद की बात कर रहे हैं, देखो बात ऐसी है, अगर कहीं भी कोई चीज़ हो तो कोशिश यही होनी चाहिए कि उसे सामान्य तरीके से उसकी शांति लाई जाए, और हमने वही चीज़ की। हमने कोशिश की थी कि बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत में हमने हुर्रियत से बातचीत करने की कोशिश की, तो वो हमारे से जो हमसे हो सका हमने किया। फिर हमने कोशिश की कि तो इलीगल तरीके से जो पत्थरबाजी में जो लोग नौजवान अंदर हुए थे उनको छुड़काने की कोशिश की, 10,000 के करीब जो छुड़ाए गए। हमारी कोशिश तो सिर्फ एक ही है कि जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए। लेकिन जिस तरह से आज हमारे आर्मी जवान शहीद हो रहे हैं, जिस तरह से हमारे जम्मू के लोकल नौजवान शहीद हो रहे हैं और कितने परिवार उजड़ रहे हैं, तो ये बड़ी दुखद घटना है। इसमें तो बिल्कुल सही साहिब ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक रास्ता तो निकलना चाहिए। आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर की जनता पिसती रहेगी इस घटनाओं में। और आप खुद हैरान होंगे कि जब इलेक्शन शुरू हुई, कठुआ से शुरू हुआ और रियासी तक पहुंचा, और इलेक्शंस खत्म हुई तो गांधरबल में आकर ये सब चीजें चल रही हैं, तो ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। तो मैं बार बार केंद्र सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा, ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से आपने भारत और चीन का मसला हल किया और दोनों बराबर में आ गए, तो आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए आपको चुनना पड़ेगा। कब तक दर्शक ये आपसे पूछना चाहते हैं, बोली किसके साथ, बातचीत किसके साथ करें, थोड़ा सा बता दीजिए। बात ऐसी है विनोद जी, ये तो अब आपने तय करना है। मैं एक पत्रकार के हाथ से कैसे तय करूं? बातचीत किससे, आप मुझे बताइए ना। हम तो यही कह सकते हैं ना कि भाई शांति का रास्ता ढूंढा जाए। हमने ढूंढने की कोशिश की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। अगर कश्मीर में सीज फायर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया। अगर पत्थरबाजी में जिनको जमानतें दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की। हुर्रियत से बातचीत की तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट की। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में कोई शांति का माहौल बनता है तो पीडीपी उनके साथ है, और पीडीपी हर एंगल से सहयोग करेगी। सिर्फ एक चीज है कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर में शांति लाई जाए और जम्मू कश्मीर की जनता पीसी ना जाए और जम्मू कश्मीर के लोग शहीद ना हो। ये और खासकर हमारे आर्मी जवान शहीद हो रहे हैं, बड़ी दुखद घटना है। सुहेल जी, एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है और चप्पे चप्पे में तलाशी ली जा रही है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कहते हैं कि सांप निकल गया, अब लकीर पीटने की प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन रविंद्र रैना जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और वाकई में पाकिस्तान नापाक हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक के साथ एयर स्ट्राइक भी की गई
हालांकि उस पर भी कई सियासत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आइए देखते क्या कहा है रविंदर रैना, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला में जब गुलमर्ग क्षेत्र के बूटा पत्थरी से भारतीय सेना का वाहन गुजर रहा था, उस पर चोरी छिपे घने जंगलों का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में सेना के वाहन को निशाना बनाया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जवानों का तो सामना कर नहीं सकते, ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते, और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की ओर से लगातार ये कोशिशें और साजिशें हो रही हैं कि कश्मीर घाटी के हालात को खराब किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हम सब मिलकर विफल करेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान की हर साजिश को हमने विफल किया है, और आगे भी पाकिस्तान के हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हम विफल करेंगे। चुन चुन कर इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही निंदनीय है, इसकी कोई शब्द नहीं है कि इस तरह की निंदा की जाए। लगता है कि बौखलाहट ज़्यादा है। चुनाव होने के बाद, घाटी में सरकार बनने से बाद आतंकवादी और उनके जो आका हैं पाकिस्तान में बैठे, उनको बड़ी परेशानी है, तकलीफ़ है। इसलिए हमारे सुरक्षा फोर्सेस तो सतर्क हैं और अपनी जान पे खेल के लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार को और मजबूत और सुरक्षा यहाँ प्रदान करनी चाहिए। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए जंग लड़नी चाहिए। पिछली सरकारों ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ा, लेकिन ये सिलसिला पिछली कड़ियों में और एक कड़ी है, क्योंकि आतंकवादी घटनाएँ नेटवर्क कमज़ोर होने से पिछले 2 साल में बहुत जम्मू सूबे में बढ़ी हैं, और कश्मीर अंदर भी जो है वो सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग होती रही हैं। तो क्या वजह है कि इतना आतंकवाद बढ़ा है? तो अब समय लगेगा, लेकिन केंद्र और राज्य यूटी की सरकार को इकट्ठे होकर के इसकी जंग लड़नी है। यूटी के चीफ मिनिस्टर को भी यूनिफाइड कमांड में साथ बिठाना चाहिए, उनका ही वीटो लेना है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ा और नुकसान भी भुगता। इसलिए हम आतंकवाद के विरुद्ध एक हैं, कड़े कदम उठाने चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से रविंदर रैना और रविंदर शर्मा, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पिछली सरकारें भी जंग लड़ती रही हैं और इस सरकार का भी जंग जारी है। लेकिन अभिजीत जी, ये बार बार ये सवाल उठ रहा है, विपक्ष भी ये आरोप लगाती है कि 2014 के बाद जो यूनियन गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, उनसे आतंकवाद को लोकल समर्थन बढ़ा है। ये विपक्ष बार बार कहता है। देखिए विनोद जी, लोकल समर्थन की अगर आप बात करें तो अगर आप 87 के दुख के दौर के बाद ही बात करें, जो अब मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता, जो यहाँ पर खास कर उस समय जमहूरियत का जो गला दबाया गया था, बार बार मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन बात तो ये है कि लोकल समर्थन हाँ कुछ हद तक तो रहता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं अपने सभी को पैनलिस्ट को इतना तो ज़रूर कहूँगा कि आज सबने संजीदा होकर और बड़ी जिम्मेदारी से जो बात मैंने शुरू की कि आज हमें इसमें सियासत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े होना। और मुझे जो देखा जा रहा है, जहाँ से मैंने सबको सुना, तो सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आए कि इस नापाक मुल्क के साथ जो है वो इसी तरह से डील करना चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें अपनी एकता दिखानी है इनके खिलाफ कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ सबको इकट्ठे खड़े होना, और आज सबने दिखाया भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं यही चाहूँगा कि इसी सिलसिले को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाते हुए हर एक पार्टी को इसी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। हम कोई भी, और इसे कोई पर्सनल ना ही ले अपनी तरफ, हम कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई भी है, भले वो इलियाना उमर जैसी
जो है जो है व्यक्ति जो किनके साथ शेयर करती हैं शेयर, वो आपको अच्छी तरह से पता है। ऐसे सब लोग जो जिन किसी ने भी हमारे भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार करने वालों में या प्रॉक्सी वार करने की हिम्मत की है, इन लोगों के खिलाफ हम सबको इकट्ठे होकर खड़े होना। और एक स्टेटमेंट अच्छी है जो मैं वेलकम भी करूंगा, जिस तरह से फारूक साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी है। और ये तो मानना पड़ेगा कि हम तो पहले से ही ये कहते थे कि ये एक ऐसा नापाक मुल्क है जो कभी किसी के भला नहीं कर सकता। और खुद आप समझिए कि इस मुल्क की दिक्कत क्या है। इस मुल्क की दिक्कत ये है कि ये एक भूखा नंगा मुल्क है। और सबसे बड़ी बात यह आती है, इस मुल्क के जो टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं, टॉप 10 बिजनेसमैन है, वो कौन है? जो आईएसआई से आते हैं। तो आप समझ सकते हो, जहां की हुकूमत आईएसआई चलाती हो, जहां से फौज ही सब कुछ चलाती हो, वहां बात किससे करोगे? जो इनका लोगों की मतदान के बाद चुना हुआ प्रधानमंत्री था, उस बेचारे को तो जेल में डाल दिया। अब जो लोग भी यहां वकालत करते हैं कि इनके साथ बातचीत की जाए, इनके साथ पुचकारा जाए, उनको ये पता होना चाहिए बातचीत किससे करोगे। आप पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी जिससे बात करोगे, कोई जमहूरियत है जिससे आप बात करोगे? आप यहां उस आईएसआई से बात करोगे जिसके टॉप 10 टॉप बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। और सबसे बड़ी बात ये आप सोचिए, इस जो आर्मी है कितनी हद तक, मैं धूर्त आर्मी कहूंगा पाकिस्तान की आर्मी को, जिनका खर्चा पानी कहां से चलता है? खर्चा पानी इनका यहां से चलता है। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, जो ड्रग्स अफगानिस्तान से आती है वो सारी की सारी पाकिस्तान आर्मी बेचती है। उसको कुछ तो यहां पर हिंदुस्तान में पहुंचा देते हैं और कुछ इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के बाद चंद पैसे अपने पास, चंद इन षड्यंत्रों के ऊपर लगाते हैं। तो ये इस मुल्क की मानसिकता सबको समझना पड़ेगी। और मैं बड़ी सराहना करना चाहता हूं, आज पाकिस्तान के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट कई ऐसे हैं जिन्होंने आज खुलकर बोलना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान में बोलना कोई आसान बात नहीं है। आज से कोई 6-7 साल पहले जब मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए चाय फेयर डायलॉग्स के लिए मैं गया हुआ था, तो वहां पर पाकिस्तान की भी एक टीम आई हुई थी। वो टीम खैर कितनी मोटिवेटेड थी मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बड़ी सारी बातें थी जो इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, उसमें कहीं उनके वीसीस थे, कहीं यूनिवर्सिटीज के, वो भी इस चीज को उसी एंगल से देखते थे जिस एंगल से उनको दिखाया जाता था। जब मैंने उनको दिखाया कि ये हार्ड फैक्ट तो ये है कि सब कुछ 87 से शुरू हुआ, कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड से शुरू हुआ, उनको ये बात सुनने के बाद बड़ी हैरानगी हुई। जी, जबकि जानते वो सब कुछ है, वो मानना नहीं चाहते थे, वो दूसरी बात रही। लेकिन वो चीजों को मैंने 7-8 साल में एक फर्क देखा कि आज पाकिस्तान का मीडिया भी इस चीज को कंडेम करना शुरू हो गया है। और जिस हिसाब से पाकिस्तान में देखिए सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने उस फेवरेट प्रधानमंत्री को छुड़ाने के लिए सड़कों में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान में ये इनकलाब जरूर आएगा एक ना एक दिन। मुझे लगता है कि जब तक वहां के लोकल लोग ही पाकिस्तान की इस आईएसआई और इस आर्मी को सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मना साहब, आपके पास लौटने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लौटते एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। लेकिन अभी चिंता का विषय यह है कि अभी भी संकीर्ण मानसिकता के लोग जम्मू कश्मीर में हैं, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के
इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बड़े बड़े ग्रेवयार्ड देखे हैं, लाखों कब्रें हमने देखी हैं, उसके बावजूद भी ऐसे लोग माशरे में हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप मना सर? विनोद जी, जो भी लोग मिलिटेंसी की सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कमर तोड़ देनी चाहिए, उनको स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारी स्टेट के हैं चाहे बाहर के हैं। मिलिटेंसी को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग शहीद होते हैं उनके घरों में क्या होता है हम उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते। आज बहुत ही सेंसिटिव इशू पे हमें आके यहाँ पे बातचीत करनी पड़ रही है। देखना चाहिए ये कौन लोग हैं। पिछले 10 सालों से कोशिश की जा रही है और कोशिश की जानी चाहिए ताकि मिलिटेंसी यहाँ पे पनप नहीं पाए, इनकी कमर तोड़ दी जाए। मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी है, पत्थरबाजी छोड़ दी है, श्रीनगर को छोड़ दिया और साइड में जो है जो टेरिटरी है वहाँ पे जाके ये अटैक कर रहे हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। तो ये देखना चाहिए, जब तक जो यहाँ का लोकल आदमी है उनके साथ मिला हुआ नहीं होगा, वो इन्फॉर्म नहीं करेगा, तब तक जो है कुछ असर नहीं हो सकता, वो काम नहीं कर सकते। और इसीलिए वो काम कर रहे हैं। और इसमें कोई जो है किसी को कोई ब्लेम गेम नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहा जाए। जहाँ पे जो मदद दोनों सरकारों ने, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एलजी साहब हैं, आपस में एक दूसरे का साथ लेना है, चलना है, कैसे चलना है वो स्ट्रेटजी बनाएं, उसमें काम करें। मैंने देखा ये जो सोनमर्ग है वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर विजिट किया था, ये जो टनल बन रही है। अफसोस ये होता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नाम की चीज़ है, चंद 2-4 लोग हैं और वो इस मिलिटेंसी को देखना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। मेरे एक दोस्त अंडमान में, उसका बेटा यहाँ पे अमरनाथ का कोई काम चल रहा है, वहाँ पे उस साइड पे वो काम कर रहा है और वो लोग घबरा गए, वो भी भाग गया वहाँ से। तो ये इन साइटों पे हमें पहले तो सिक्योरिटी देनी चाहिए। स्ट्रेटजी मेरे से अच्छे सियाने लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एलजी साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने देखना चाहिए। जैसे मिलिटेंसी ने अपनी स्ट्रेटजी, मिलिटेंटों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, हमें भी वो चेंज करके उनकी कमर तोड़ी जाए, इसमें कोई लिहाज नहीं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन साहिल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो ब्लैक शिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उनके पुत्र पुत्रियों पोतों को दी हुई नौकरी उनसे वापस ली जाती है और हम अपने मैनिफेस्टो में उसको चिन्हित करते हैं। भाई साहब, उन ब्लैक शिप्स के बच्चों को फिर से बहाल करेंगे। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आतंकवाद से मुकाबला कर सकते हैं? विनोद जी, मैंने आपको जिस तरह से पहले भी कहा था कि ये अगर आज हम जो है इस तरह के कटाक्ष जो हैं वो ना करें तो वो जो है, नहीं मैं आता हूँ उस बात पे। देखिए, चर्चा का विषय सुनिए, वो किन सरकारों के समय हुआ, किन सरकारों के समय जो है पत्थरबाजों को छोड़ा गया। फिर अगर मैं उन चीज़ों पे चला जाऊंगा कि एक्सीडेंटली कौन मारा गया, कौन नहीं मारा गया, हमें मालूम नहीं था, कौन कहाँ क्या हो गया। मैं फिलहाल आज के दिन जो है मैं विनोद जी जो है सब कुछ बोल कर नहीं विनोद जी मैं जा ही नहीं रहा हूँ ना। मैंने आपको कि अब आपने सवाल किया तो मैं जो है मुझे मजबूरन कुछ इंच जो है वो आगे वहाँ पर जो है वो बढ़ना पड़ा। मैं फिलहाल जो है आज मैं बिल्कुल जो है वो उस तरफ जो है वो नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि माहौल जो है बड़ा गमगीन है। तो मैं देख रहा था, मैं अभी भी जो है अपना फ़ोन जब चेक कर रहा था तो मैं देख रहा था कि किस तरह से वो तिरंगे में जो है लोग लिपटे हुए हैं। तो मुझे एक चीज़ जो है मेरे दिमाग में आ गई कि वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। तो ये दिन जो है ना, आज हम सबको जो है वो एक बड़ी कड़ी जो है एक लाइन लेने की जो है वो ज़रूरत है। डिप्लोमेसी भी एक अपनी जगह सरकारें जो हैं वो चलाती हैं। डिप्लोमेसी ही थी कि देश के प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो बस में बैठकर उन्होंने लाहौर की जो है वो यात्रा की थी। एक विश्वास बहाली का कदम था। हो सकता है कि देखिए, फैसले गलत और सही तब साबित होंगे जब फैसले लिए जाएंगे। फैसले जब लिए जाएंगे तभी तो उनका आकलन होगा। आज से 20 साल पहले बाद, 30 साल बाद जब हम आकलन करेंगे, अगर किसी ने कोई फैसला लिया होगा तभी उन फैसलों के ऊपर आकलन होता है कि उस समय ये फैसला सही हुआ या गलत हुआ। इसलिए हमें उन बातों पर ना जाते हुए हमें एकजुट होकर, विनोद जी देखिए, जब देश की बात आएगी, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी से, जिस पार्टी से मैं संबंध रखता हूं, हमने इसी आतंकवाद के चलते अपने 2 प्रधानमंत्रियों की जो शहादत हुई है, इसी आतंकवाद को हमने जो है वो झेला है। हमारे मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर, इस पूरे रीजन में कितना जो है वो आतंकवाद रहा। हमारे ही एक सीनियर लीडर जो समय महेंद्र कर्मा जी जो यूनियन मिनिस्टर थे, नक्सलियों ने गाड़ी से बाहर निकालकर, और बताना चाहता हूं कि कितने दर्दनाक तरीके से जो है उनकी मौत हुई। पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि जो है हमारे सरदार बेअंत सिंह जी थे, किस तरह से वो जो है वो आतंकवाद की जो है वो बलि चढ़े। और इसी तरह से जब जहां आतंकवाद की बात है
वहां हम लोगों को इन लोगों के फन को कुचलने की जरूरत है। विनोद जी, इन लोगों के साथ जो है किसी भी तरह की अगर नरमी हम लोग पेश करेंगे तो हम लोग जो है अपने लोगों के लिए जो है और मुसीबत जो है वो पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जहां तक बात जो है वो लोकल सपोर्ट की आ गई, मुझे याद है आज से भी 15-20 महीना पहले की बात है, मैं एक पैनल में था, डिस्कशन में था, वह नेशनल चैनल जी सलाम में वो डिस्कशन हो रही थी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे, उसमें वह डिफेंस लाइन, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए इनके कोई बड़े पद पे रहे हैं, वो आर्मी डिफेंस में वो भी थे, उसमें भी वो ये बात कह रहे थे, क्योंकि वो खुद भी डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो वो कह रहे थे कि एजेंसियों के रोल के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठा रहे थे। अब वो एजेंसी के रोल पे वो सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है मेरा कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एजेंसीज जो है, जिनके ऊपर पूरी जानकारी रखने की जिम्मेदारी है कि किस तरह से जो है ये आतंकवाद जो है पनप रहा है, किस तरह का फीडबैक। और मुझे याद आ गया विनोद जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे मूवी याद आ गई बेबी एक अक्षय कुमार की मूवी आई है, जिसमें अक्षय कुमार जो है वो एजेंसीज के ऑफिसर होते हैं। वह जाते हैं अपने आईबी के चीफ को मिलने के लिए और वो उनको जाकर वहां बताते हैं कि भाई हमने जो है इतने लोगों को जो है मार दिया जो हमारे यहाँ लोकल लोगों को सपोर्ट करे। तो सामने जो आईबी का चीफ होता है वो अक्षय कुमार को जवाब देते हुए ये बात कहता है कि हमें इस बात पर, क्योंकि वहां पे एक हमारी जमात का कोई पॉलिटिकल लीडर भी जो है वो बैठा होता है, तो पॉलिटिकल लीडरों की आदत होती है कि वो सिर गिनते हैं कि कितने सिर जो है वो गिरे, कितने सिर जो है उनके साथ आए। तो वो कुछ इस तरह का कमेंट करते हैं। तो वो आईबी का चीफ जो होता है वो उनको इस बात का जवाब देते हुए कहता है कि हमने कितने सिरों को गिराया, कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को मारा, ये जो है ये बड़ा डींगे हाँकने की जरूरत नहीं। हमारे लिए परेशानी का सबब यह है कि बाहर बैठकर कोई हमारे बच्चे को, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनका माइंड जो है वॉश करने की जो है वो कोशिश कर रहा है। हमें उस पर जो है काम करने की जरूरत है। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो है सरकारी एजेंसीज हो, और खास तौर से क्योंकि एजेंसीज जो है वो सब सरकार के अंदर जो काम करती है, सरकार को सख्ती से हर एक की जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर किसी को कोई काम दिया हुआ है तो अगर वो काम को सही ढंग से अगर नहीं कर रहा है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है वो एक्शन होना चाहिए कि किस तरह से अगर सरहद में जो है बिल्कुल पहरा है, बिल्कुल बाड़बंदी है, और किस तरह से ये लोग जो है अंदर हमारी सरहदों में घुसकर जो है वो इस तरह के जो है कारनामे कर रहे हैं। सरकार को चिन्हित करके इन लोगों को जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और एक बात का मैं यहां जरूर जवाब देना चाहूंगा, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। 87 की भी बात हुई, बाकी बातें भी हुई। देखिए, पाकिस्तान, ठीक कहा हमारे जसोटी साहब ने, बड़ा लूटा पुटा हुआ देश है, बड़ा भूखमरी का शिकार, और उसके दिमाग में जो है हमेशा खुराफात चलता है। लेकिन ये खुराफात जो है ये इसके बीज किस दिन पड़ गए थे विनोद जी, इतिहास में जाने की जरूरत है। इसके बीज उसी दिन पड़ गए थे जब कश्मीर के लोगों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगुवाई में, पंडित नेहरू की अगुवाई में 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। उन्होंने मुस्लिम डोमिनेटेड पाकिस्तान को छेड़ा था। उसी दिन इस पाकिस्तान की जो गंदी नजर थी वो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पड़ गई थी। ये एक प्रोपेगेंडा स्टेट है। ये पूरे दुनिया में जो है भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, इनको तीन जंगों में इस देश की सेना ने, इस देश के नेताओं के, और उसमें हम भी, मैं ये इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में 71 हुआ या उससे पहले 65 हुआ या बाद में जो हुआ 99 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, करगिल में ये हमारे अंदर घुस आए थे और हमने इनको जो है चुन चुन के मारा, चुन चुन कर इनको जो है सरहद के पार फेंका था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रोपेगेंडा करने वाला देश है, ये ढूंढता है इस तरह का प्रोपेगेंडा। और 87 के चुनाव की जो है वो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जो है ये पाकिस्तान करता है, ताकि हिंदुस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है पूरे विश्व में, उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए। मैं तो तारीफ करता हूं जसरोटी साहब ने जो इन्होंने किस्सा सुनाया कि ये किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है एक बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो प्रोपेगेंडा होता है। और मेरी सरकार से, चाहे वो केंद्र की सरकार है, चाहे अब जो राज्य सरकार भी है, हम भी उस सरकार का जो है एक अटूट अंग, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ जो है खड़े होंगे। चुन चुन कर मारिए, जो हमारे देश में हमारे जवानों की जो है शहादत कर रहे हैं, हमारे देश के नौजवान बच्चों का खून बहा रहे हैं, हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी तरह से जो है वो सरकार के साथ खड़े होंगे और सरकार खड़े से खड़ा जो है वो अभिजीत जी, सवाल ये होता है कि क्या हम अपने बच्चों को देशभक्त बनाने में कहीं पीछे रह गए हैं? जो पाकिस्तान के बीच में बैठे हुए लोग हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं की माइंड वॉश कर जाता है। देखिए विनोद जी, युवाओं का माइंड वॉश जहाँ तक करने की बात है, अगर आप देखें तो ऑपरेशन टोपैक की जहाँ तक बात थी, आपको याद होगा, जिसमें पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजी की थी टू ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स। अब पाकिस्तान की बात जिस तरह से अभी साहिल जी भी कह रहे थे, पाकिस्तान की तो स्ट्रेटेजी शुरू से यही रही है कि किस तरह से हिंदुस्तान, क्योंकि डायरेक्ट जितने भी युद्ध थे उनमें पिट गया,
और बुरी तरह से पिटा। उसके बाद पाकिस्तान के पास आ जाके यही एक प्रॉक्सी वार बची थी जिसका उन्होंने सहारा लिया। अब ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1% या 2% 4% की कामयाबी कभी कभी मिल भी जाती है इन सब चीज़ों को। हाँ, जहाँ तक नेशनलिज्म की बात है इसके अंदर ज़रूर बात आनी चाहिए, खासकर अगर 2014 के बात करो तो नेशनलिज्म के ऊपर जो चीज़ हुई है आज आप देखिए, मैं नहीं कहता कि उससे पहले कोई कम हिंदुस्तानी रहा हुआ, लेकिन आज वो जज्बा जो है उस जज्बे को उजागर किया गया है। और वो जज्बे को लेकर हर एक इंसान, आज कोई भी हो, मैं समय किसी पार्टी को नहीं कहता, अगर शायद कोई कांग्रेस वाला भी होगा या एनसी वाला भी या पीडीपी वाला होगा, अगर हमारे भारत देश के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो जरूर उसको जवाब देगा। लेकिन ये चीजें 2014 के बाद ही अगर आप देखें तो पूरी तरह से जो है सामने लाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो वतन ही होता है और देश ही होता है। और हमारी तो जो मूल वतन है तो हम हैं, बिल्कुल हमारे जो मूल, हमारी जो सोच है पार्टी का, जो हमारी पार्टी की लाइन है वो यही है कि सर्वप्रथम देश, उसके बाद पार्टी और लास्ट में अपना आप आता है। आप एक चीज समझिए, और ये बड़ी गंभीर विषय जिसके ऊपर भी मैं बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जब जब 4 पैसे आते हैं वो सबसे पहला काम क्या करता है, सबसे पहले वो हमारे देश के खिलाफ फ्रंट बोलता है। 1947 में ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जिसको हमारे ही देश ने चंद पैसे दिए कि आपके सिर पर छत आ जाए, उन्होंने अपने सिर पर छत तो लाई नहीं, लेकिन हमारे खिलाफ इन्होंने बॉर्डर खोल दिया। उस बॉर्डर के अंदर भी हमारे जो जवान है, हमारी जो फौज है, बड़ी दूर तक धकेला था। अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि क्यों उनको वापस कर दिया गया या क्या, फिर वो सियासत हो जाएगी। आज वो सियासत, आज हम सियासत करने के इसमें मैं हुई नहीं फेवर में, हम उसको भी छोड़ देंगे। 65-71 की बात हुई, सभी ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप उस समय भी समझिए ये 65-71 वाले जो दौर के अंदर, क्योंकि यहाँ झूठ होती थी उस समय जब कोरियन वार और बाकी वार्स थी, तो इनको वहां पर झूठ की बड़ी जरूरत थी सैंड बैग बनाने के लिए। फिर इनके पास 4 पैसे आए तो इन्होंने तब ये वाला काम कर दिया। इसी तरह से अगर आप आ जाइए, जब कारगिल वार हुई है तब इनको भी अमेरिका से मदद मिली, ओसामा बिन लादेन के उस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए मिली, वो वाला पैसा इन्होंने यूज कर दिया यहाँ पर आके। अभी ये स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी कोई शायद नीचे से नया डायनासोर निकल आया और एक बहुत बड़ी वहां पर भी अभी कोई जखीरा नजर आ रहा है कहीं पर नेचुरल गैस का। अब डर की और इस समय बात जो है, जो बड़ी गंभीरता से हर इंसान को देखना पड़ेगा। अब इनके पास फिर से अगर पैसे आएंगे तो फिर से इन सब चीज़ों को वो बढ़ावा देगा। तो आज इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है, लेकिन गंभीरता एक और चीज़ में लाना पड़ेगी। गंभीरता ये लाना पड़ेगी, ठीक है आपने जो किया चुनावों के अंदर, जो भी लिखा गया, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मानते हैं कि लोकल सपोर्ट है। ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं, ये एनसी वाले भी मानते हैं, पूरा इंडी गठबंधन मानता है कि लोकल सपोर्ट है। अब लोकल अगर सपोर्ट है तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर किसी को सजा देनी चाहिए तो उस काली भेड़ को देनी चाहिए जो हमारे यहाँ पर चरती है, उसके बाद जाके हमारे खिलाफ अगर बात करती है तो सबसे पहले उस काली भेड़ को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आप एजेंसियों की बात करते हो, अब एजेंसियों के लिए टूल्स क्या है, कहीं कोई पीएसए का टूल है, कहीं पर जब कोई ओजीडब्ल्यू पकड़ा जाता है तो उसको अंदर ठोक दिया जाता है। लेकिन जब हमारी लोग गैर जिम्मेदारी से इस तरह की बात करते हैं कि पीएसए हटा दो, अब जो अंदर गया है वो बेकसूर है, देखिए ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, भले वो कोई भी लीडर है, मैं उसके अंदर कहना कि ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। एक, क्या हमारे देश के कानून के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है? कानून के चलते अगर किसी को अंदर डाला गया है, आप उसे बेकसूर कैसे कह सकते हैं जरा? तो बेकसूर कोई नहीं है। जिसने मेरी भारत माता के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किया है वो सबसे बड़ा कसूरवार है। और हम अपनी शब्दावली को भी जरूर ठीक करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, मैं अपोजिशन से भी आज कहता हूं, आज हम किसी गठबंधन की बात नहीं करेंगे, ना एनडीए की ना एनडीए अलायंस की बात करेंगे। आज हम भारत माता के गठबंधन की बात करेंगे, आज हम भारत माता के सपूतों की बात करेंगे। भले वो पॉलिटिकल पार्टी में ये बंदूक पकड़कर वो बॉर्डर के ऊपर हमारे दुश्मनों से लोहा ले रहा है। आज ये मैं बात कहना चाहता हूं इन भिखमंगों को, इन फटीचरों को, और ये जो भाड़े के टट्टू पाकिस्तान से आते हैं, कृपया करके इन्हें मिलिटेंट ना करें। ये कोई जिहाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये वो वहां के नशेड़ी हैं। कोई कहीं पर लाहौर के उन गलियों में पाया जाता है, कोई कहीं पर पाया जाता है, सबके सब टेररिस्ट हैं। और इन टेररिस्टों को जब हम अपनी शब्दावली में इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं तो पाकिस्तान को तो मौका मिलता है इन सब चीजों को। पाकिस्तान कहता है कुछ तो गलत है जी, देखें इंटरनेशनल लेवल पे बोलता है, वो पीएसए रिपील करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कुछ तो गलत है जी, आप ही के देश। अभी मेरी पिछले दिनों पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल में पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था, वो मुझे ये सारी की सारी बातें मेरे ऊपर थोप रहा था। मुझे वहां से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े वहां के उनका चैनल चलता है, उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यू किया। मुझे कहता है जिनके साथ तो आप नाजायज कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बेकसूर अंदर डाल रहे हैं। अब जब हमारे ही लोग इस तरह की बात करेंगे, यानी कि आप देश के कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट कभी भी कोई दे, ये सोच लीजिए आपस की लड़ाई में ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ विनोद जी, मैं जब कभी भी डिबेट में होता हूँ, अपने लोकल डिबेट चल रही हो, चाहे एनसी वाले हो, कांग्रेस, उनके साथ तो मैं अच्छी तरह से दो हाथ कर लेता हूँ। लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान का कोई बैठा होता है, मैं कभी अपने वालों को कुछ नहीं कहता। खैर अपने वाले प्रेज नहीं करते, वो तो तब भी कटाक्ष कर रहे होते हैं। मैं अपने
कभी भी किसी अपोजिशन की पार्टी को कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है समय दुश्मन बैठा हुआ हमारे साथ, इसको सबक सिखाना है, बाद में आपस में देखेंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये गंभीरता से हर एक इंसान को सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज तो समझिए, कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोगों ने, जिन्होंने जब शहादत दी थी, उन्होंने ये कहा था या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या इसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। अरे ये जज्बा है मेरे देश के सैनिकों का। तो मुझे लगता है इस देश के लिए हमें भी चाहे जितने मर्जी जाने मिले, इस देश के ऊपर से वार देनी चाहिए। देश है तो हम हैं। बिल्कुल। सोई जी, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान नार्को टेररिज्म में भी कामयाब हो चुका है, ये मानना पड़ेगा। हम आंखें नहीं मूंद सकते कबूतर की तरह, क्योंकि मेरे शहर में भी नशा उड़ता जम्मू कश्मीर बन चुका है। लेकिन उस उड़ते जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों का, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, नशा बेचने वाले हमारे ही लोग हैं। क्या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? विनोद जी, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से आज के समय में जसरोटिया साहब ने कहीं ना कहीं कटाक्ष तो अपोजिशन की पार्टियों पे भी लगा ही दिया। कटाक्ष करने में ये भी आज कटाक्ष की बात नहीं है, आज बड़ी गंभीर माहौल है, आज बड़ा गंभीर माहौल है। आज मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, मैं सत्य की बात करूंगा। सत्य में ही बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है। हम ये नहीं कहते हैं, विनोद जी एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करूं, हम ये नहीं कहते हैं कि जो मिलिटेंट के साथ जुड़े हुए हैं कि फिर मिलिटेंट बोल रहे हो, मैंने कहा टेररिस्ट बोले, प्लीज रिक्वेस्ट। अभी भी मिलिटेंट है, पर ये जब मानसिकता आपकी जिहाद की लड़ाई की है, जब मानसिकता नहीं, मिलिटेंट नहीं बोले आप, प्लीज आप टेररिस्ट बोल देना एक बारी। आपका क्या जाएगा उनको टेररिस्ट बोल दोगे? अरे क्या कोई आपके वोट नहीं घटेंगे? बोल दीजिए टेररिस्ट। अरे भाई साहब टेररिस्ट बोल दीजिए, मिलिटेंट कैसे बोलेंगे आप? बताएं पहले मिलिटेंट बोल, आप मिलिटेंट के बोलिए। मैंने इतना बड़ा ज्ञान परोसा आपको, मैंने बताया मिलिटेंट और टेररिस्ट में क्या फर्क है। अरे आपको कौन समझाए? आपको कोई नहीं समझा पाएगा। बेगुनाह नौजवान इस समय जेलों में बंद है, क्या उसके खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात है? आप मुझे बेगुनाह कौन? आप सेटल करेंगे? आप सेटल करेंगे? आप सेटल करेंगे? देश का कानून है भाई साहब, आप जज हैं, आप जज हैं। अरे भाई साहब आप जज हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, क्या हुआ? आप कैसे बताओगे? कैसे किस तरह से छोड़ा? आप ये सब चीजों को ध्यान में रखिए, वाली है, इन चीजों को क्या करेंगे यार? देखो जम्मू कश्मीर की जनता इस समय पिस रही है। आज लिटरली करना नहीं चाहता था इस तरह की सियासत, लेकिन अफसोस नहीं, आज अफसोस है, आज अफसोस है। मैं कह रहा हूँ मिलिटेंट की बात ना करें भाई साहब, मिलिटेंट नहीं टेररिस्ट है, भाड़े के टट्टू हैं ये। बोलिए भाड़े के टट्टू, बोले भाड़े के टट्टू है, बिल्कुल भाड़े के टट्टू भी वेरी गुड। अब बोलिए जो बोल। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताइए, जो बेगुनाह नौजवान पीएसए के तहत जो अंदर हुए हैं, बोल लीजिए, जो प्रेस वाले अंदर हुए हैं, तो मेरे भाई बात ऐसी है, हमारी आवाज उनके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि उनसे पीएसए हटे, हम चाहते हैं वो भी बाहर आए, वो भी अपने लोगों के साथ मिले, हम ये लोग चाहते हैं। लेकिन जो जम्मू कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में ये हालात बना रहे हैं, जिस तरह से ड्रग्स को जम्मू कश्मीर में आ गया है, देखो विनोद जी ये तो सोचने वाली बात है कि इतनी फौज होने के बावजूद, इतनी बॉर्डर सिक्योरिटी होने के बावजूद ड्रग्स भी आ रही है, टेररिस्ट भी आ रहे हैं। टेररिस्ट ठीक है ना? बिल्कुल, टेररिस्ट भी आ रहे हैं, चलिए एक तो सुधरा, टेररिस्ट भी आ रहे हैं और सब कुछ भी है। देखो कहने की बात है, लेकिन हालात जम्मू कश्मीर के खिलाफ हो रहे हैं भाई मेरे, इस बात को हमें समझना होगा। फिर बार बार एक बात दोहराता हूं केंद्र सरकार को कि जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा जाए, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास में लिया जाए। जिस तरह से कश्मीर के नौजवान इस समय जेलों में बंद है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। उनको कम से कम उनकी तरफ ध्यान दीजिए, उनको परिवार वालों से मिलाइए। कहां कहां आप लोगों ने जेलों में बंद करके रख दिया हुआ है, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और खासकर मैं एनसी को भी कहना चाहता हूँ, आपने जवाब तो दिया, एनसी को भी कहना चाहता हूँ, मैं खासकर एनसी वालों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके मैनिफेस्टो में भी ये जरूर है कि जो कश्मीर के नौजवान है, खासकर जो जेलों में बंद है, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। चलिए सोई जी एक मिनट में अभिजीत जी देखिए, उसके बाद मैं सीधा साहिल जी के पास जाऊँ। आज मैं बिल्कुल मैं सही में बात बताना चाहता हूँ, बड़े सीरियसनेस से मैं बात करूंगा। एक चीज समझिए आप कि इस देश का कानून आज भी इतना बड़ा है, आपको विश्वास होना हो, लेकिन दो इंसान अगर गली में लड़ते हैं ना, आज भी वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट,
ये है इस देश का कानून, ये देश की कानून, और ये देश कानून से ही चल रहा है। तभी इतना बड़ा 148 करोड़ का मुल्क जो है, तभी यहाँ पर पाकिस्तान जैसे हालात नहीं, अफगानिस्तान जैसे हालात नहीं, ना बांग्लादेश जैसे हालात है, क्योंकि कानून में आज भी लोगों का विश्वास है। तो जब भी आप किसी को यहाँ से सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरा, प्लीज मेरी बात को बुरा ना मनाइए, अब सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बेकसूर है, इसको अंदर डाल दिया, आप अपने ही देश के संविधान, अपने देश के संविधान के ऊपर, अपने देश के कानून, मैंने कहा था ना, बीच में मत बोलिएगा। अरे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, अरे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, अरे रिक्वेस्ट जी, मैं, अरे मेरी बात सुन, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करो, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना। हम जब भी ऐसी बात करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे कमर चीमा के साथ आप इंटरव्यू, जी के साथ इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, जो बात आप बोल रहे हो, जो भाषा आप बोल रहे हो, वही बात वहां से बोल रहे थे। वो मुझे कहते हैं जी बेकसूर लोगों को, आप पता है पाकिस्तान इसी चीज को तो षड्यंत्र का फायदा उठाता है। पाकिस्तान बताता है, पाकिस्तान बोलता है लॉलेसनेस है, पाकिस्तान बोलता है लॉलेसनेस है। अरे मेरे देश का कानून है, ये मेरे देश का कानून है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं बेकसूर अंदर है? ये कौन सा डबल स्टैंडर्ड है भाई साहब, ये कौन से डबल स्टैंडर्ड है सोहित जी? क्या आपको विश्वास पूरा है और आप बोलते हैं अंदर हो गए, तो डबल स्टैंडर्ड हो गए ना? क्या आपको विश्वास भी पूरा लोग मत कीजिए करें, यही पाकिस्तान वाला इसी डिबेट को कोड कर देगा पाकिस्तान वाला। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग नशा बेच रहे हैं, क्या वो ओवरग्राउंड वर्कर जैसा काम नहीं कर रहे हैं? नार्को टेररिज्म को पूरा प्रमोट कर रहे हैं। विनोद जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर किसी देश के ऊपर, देश से अगर किसी आपकी लड़ाई है किसी देश के साथ, डायरेक्टली आक्रमण करने से अच्छा है कि आप उसकी युवा पीढ़ी को जो है वो नशे की आग में जो है वो झोंक दीजिए। और वो आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो नशा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गुजरात के पोर्ट्स में जो है, जो हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं अभी आज चलो उनका नाम नहीं लूँगा, उनकी पोर्ट्स में जो है हज़ारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है वो पकड़ी जा रही है। किस तरह से वो जो है ड्रग्स कहाँ जा रही है, मैं चलो फिलहाल अभी उस पर भी नहीं आऊँगा, लेकिन नशा जो है एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है। आज ठीक कहा जसरोटिया साहब ने भी कि आज हम जिस माहौल में हैं तो हम आराम से ही जो है अपनी बात रखें, ज़्यादा उस पर वो ना करें। लेकिन मैं एक बात का ज़रूर जवाब देना चाहिए। ये कह रहे थे तो मैं पढ़ रहा था कि हमें जो है देश के कानून के ऊपर, देश की एजेंसीज के ऊपर जो है वो पूरा विश्वास जो है वो होना चाहिए। 9 अक्टूबर 2024 का अभी जो है ईडी ने क्या किया है कि कोर्ट में जो है एफिडेविट फाइल किया है, जिस केस में मल्टी करोड़ स्किल डेवलपमेंट स्कैम, जिस केस में पिछले साल चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया गया। विनोद जी, ये मुद्दा तो नहीं है वैसे आज, लेकिन हमारे भाई साहब ने जो है वो बात की कि जिस केस में उसकी जेल की हवा हो गई, और अब उस केस में जो है ईडी ने जो है अपना जो है अल्फनामा जो दायर किया है, उसमें जो है वो उसको अब मुझे ये, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि किस तरह से जो है वो एजेंसीज काम कर रही हैं, किस तरह से अपोजिशन के जो है चीफ मिनिस्टर्स को भी जेल में डाल दिया जाता है, किस तरह से एक आदमी को जेल की हवा खिला दी जाती है और उसके बाद जो है वो ईडी कहती है कि उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जिस तरह से चिदम्बरम साहब, देखिए मुझे कसम से, वो बड़ा बुजुर्ग आदमी थे, देश के होम मिनिस्टर, उनको बिठा के जेल में डाल दिया। बाद में जो है वो क्या उस केस का हुआ, लेकिन चलिए आज हम जो है वो उस बात पे नहीं जाएंगे। आज का मुद्दा सिर्फ एक ही है। आज मैं आ रहा हूँ उस पे, मैंने आपको अपनी बात पे जवाब दिया। मैंने विनोद जी जो है, मैं आज अपने तेवर को भी जो है मैं ज्यादा नहीं तेवर से बात करना चाहता कि उन सब के खिलाफ मैंने जो स्टार्टिंग में एक लाइन ले ली कि हम जो है ये कोई कदम उठाएं, जितनी सख्ती से जो है वो निपटे, जो इनको लगता है, जिनसे इनको बात करनी है, जिनसे इनको नहीं बात करनी है, वो प्रेरोगेटिव सरकार का है। जिस पार्टी को अभिजीत जसरोटिया साहब यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इस देश में सरकार है, ये वो तय करेगी। ये रीजनल पार्टी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विनोद जी, हमें इस बात को समझने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए। और ठीक है, ठीक एक बात उन्होंने और ठीक कही कि अपने बयानों में भी हमें भी जो खास तौर से जो रीजनल पार्टीज हैं, उन्हें भी ये ध्यान रखना है कि हमने जो बयान देना है उस बयान का असर क्या है। ये तो इनका प्रेरोगेटिव है। अगर यहां कुछ भी होगा उसके बाद कोई कार्रवाई होती है वो इनके ऊपर है। लेकिन वो कहते हैं कि क्रेडिट अगर आपको जाएगा तो जो है अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो कहीं ना कहीं तय होगी। एजेंसीज में खास तौर से फिर जो कह रहा हूं कि सुरक्षा हमारी जो एजेंसीज हैं और चाहे वो जो बाकी एजेंसीज हैं, उनके रोल को जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। लोकल्स के अंदर जो विश्वास बहाली की जरूरत है। और खास तौर से ठीक कहा, जो बिलावर का इंसिडेंस हुआ और बाद में पता चला कि कुछ लोग भी जो है पकड़े गए हैं। जितने सख्त कानून, जसरोटिया साहब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने सख्त कानून जो है इन लोगों से डील करने में जो है बनाए जा सकते हैं, जितनी सख्ती से जो है वो इन लोगों से निपटा जा सकता है, आपको निपटना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि इस देश के लोगों ने जो है आपके ऊपर जो है आपके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है। और इनके फंड को कुचल दीजिए, इनके फंड को कुचल दीजिए और किसी चीज की जो है वो परवाह मत कीजिए। क्लोजिंग कमेंट है, बस 1 मिनट का कमेंट है। देखिए, नशा जो भी है ना, किसी भी प्रकार का है, बहुत बुरा नशा है, मैं समझ सकता हूं।
अब नशे के चलते चाहे भले कोई भी हो, किसी भी पार्टी का नेता रहा हो, किसी भी कंट्री की एयरपोर्ट पे, किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर, किसी भी कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया हो, अटल जी ने किसी को छुड़वाया हो, तो नशा जो है उस बात में जो है वो नहीं जाना चाहिए। कौन जो है वो कहाँ का पकड़ा जाता है, किसी भी पार्टी का नेता पकड़ा जाता है। आईएसआई को बुलाकर जो है, अगर आप आईएसआई को बुलाकर जो है यहाँ पर जांच कर सकते हैं, तो आप किस मुंह से ये बात कहते हैं कि आपको जो है वो बात नहीं करनी है। मुझे एक बात बता दीजिए कि आईएसआई को बुलाकर जो है आप ही की सरकार ने जो है वो आईएसआई को बुलाकर यहाँ पे जांच की नहीं की। आप ही की सरकार ने जो है वो आईएसआई को बुलाकर जो है वहां पर जो है वो जांच की। आप लोगों ने पाकिस्तान की एजेंसी जो है एक एयरपोर्ट पे जो है 70 सालों में जो पहली बार हुआ कि आपकी जो है सरकार ने, आपकी सरकार ने जो है आईएसआई को लिया है। आप लोग फिर जो है राजनीति से जो है चले गए। आप लोग जो है और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप लोगों का हाथ है, आप ही की दीजिए इजाजत, नमस्कार।